आज जो हम फोकस करेंगे वो कुछ लोकेशंस हैं जो जियोपॉलिटिकली न्यूज में बन रखी थी। कई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कई जगह पे शायद स्टेट इमरजेंसीज लगी होंगी, या कई जगह पे शायद वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ होगा। इन शॉर्ट, अभी जो आप आर्टिकल करने वाले हो ये है लोकेशन इन न्यूज। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड बताऊंगी, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, और क्या थे, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, रीजनल हो सकते हैं यानी कि ज्योग्राफिकल हो सकते हैं, या फिर मिलिट्री ओरिएंटेड हो सकते हैं, मिलिट्री कू। जैसे पेरू में मिलिट्री कू करने की ट्राई करी थी, आपके अफ्रीकन यूनियन के अंदर बार बार मिलिट्री कू करने की ट्राई करी जाती है, मिलिट्री रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा एथनिक, कल्चरल, ये भी हो सकते हैं सारे। और रिसोर्सेस, यस अगेन रिसोर्सेस कैन बी अ रीजन। कोई एरिया जैसे M23 रिबेलियंस के बारे में आपने पढ़ा था कि वहां पे तो गोल्ड की माइंस हैं, हम उस एरिया को एक्वायर करना चाहते हैं, तो रिसोर्सेस के पीछे भी लड़ाई हो सकती है। सेम रशिया एंड यूक्रेन, उनकी भी लड़ाई अगेन रिसोर्सेस के लिए भी हो सकती है, ज्योग्राफी के हिसाब से भी हो सकती है, या शायद पावर डोमिनेंस को लेके भी हो सकती है। तो नंबर 1 जो लोकेशन आज आप देखोगे वो है सूडान। सूडान में एक रीजन आता है दारफुर। तो दारफुर आ जाए या फिर जजीरा आ जाए, अल फशर आ जाए, ये सारी ही लोकेशन कहां पे मिलेंगी आपको? सूडान के अंदर। एक्सट्रीम लेवल पे आपको ह्यूमन के जो राइट्स हैं वायलेट होते हुए सूडान में मिलेंगे। हाँ, ऑपरेशन कावेरी भी आप इससे याद रख सकते हो। और ये जो फाइट है ये किस किस के बीच में थी? एक तरफ आएगी आपकी सुडानीज आर्म फोर्सेस SAF, और दूसरी तरफ आ जाएगी RSF। इतना याद रखना जरूरी नहीं है, बस इतना है कि इनके जो अपने ही आर्म फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। एथनिक टेंशंस भी आपको सूडान के अंदर मिलती है। तो सूडान की अगर बात करूं तो छोटा सा मैप, आज ना आप जब बातें करते हो आपस में थोड़ा थोड़ा मैप पे भी देख लेना, यहाँ पे आपको ये लोकेटेड मिल जाएगा, दैट इज सूडान। ठीक है, तो यहीं पे लोकेशन है। और खार्तुम कैपिटल आ गई। और 2 रिवर्स जो सूडान में आपको मिलेंगी, एक तरफ से आएगी व्हाइट नाइल और एक तरफ से आएगी ब्लू नाइल। और जहां पे ये मिलते हैं ना, वो जगह क्या है? खार्तुम कैपिटल में ही मिलते हैं। जब यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट होती है तो एक आइलैंड बनता है और उस आइलैंड का नाम है टूटी आइलैंड। टूटी आइलैंड को भी आप याद रखिएगा। सूडान डन। अब दूसरी जो जगह आएगी दैट इज सोमालिया। सोमालिया का एक तो आपको पता ही है, सोमालियन पायरेट्स। अब अगर लोकेशन को देखोगे तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहां पे आपको मिल जाएगा, सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रीज आती हैं? 4, जिनको आप सीड से जानते हो। 1 इज सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। ये 4 कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका को बनाती हैं। तो मतलब एक वाटर बॉडी भी इसके साइड में मिलेगी, रेड सी। और यहाँ पे आ जाएगा रेड सी, इधर आ गया गल्फ ऑफ एडन। दोनों किसको जोड़ते हैं? कौन सी स्ट्रेट जोड़ती है इनको? बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब। ओके। और एक तो सोमालियन पायरेट्स यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सिविलियंस पे भी अटैक करते हैं, जो शिप्स इन सी के थ्रू, वाटर रूट्स के थ्रू जाती हैं उनके ऊपर भी अटैक करते हैं। इसी के साथ जो कैपिटल आती है सोमालिया की, दैट इज मोगादिशु। तो मोगादिशु जो कैपिटल है वहां पे ही रिबेलियन ग्रुप आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। एक और जो इस्लामिस्ट ग्रुप आपको यहाँ पे मिलेगा, मिलिटेंट ग्रुप, दैट इज अल शबाब। अल शबाब ये मिलिटेंट ग्रुप कौन से एरिया को बिलोंग करेगा? तो आंसर इज सोमालिया। डन, सोमालिया डन। नेक्स्ट इज नंबर 3। ऑनलाइन फटाफट से हाथ चलाना है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगी मैं आज इसके। नाइजीरिया, पर जो पेपर में आ सकते हैं वो आपने कर लेने हैं। नाइजीरिया द पॉपुलर वन, बोको हराम। बोको हराम। अब अगर मैप पे देखोगे अगेन अफ्रीकन यूनियन यहाँ पे, यहाँ जैसे आपको नाइजीरिया मिल जाएगा, वाटर के साथ लगा हुआ है इसका बॉर्डर। तो बोको हराम, यहाँ पे भी बड़ी सारी डिस्प्लेसमेंट है। प्रॉब्लम एक ही, ह्यूमन राइट्स की बथेरी वायलेशन होती हुई आपको दिखाई देगी, तो याद रखिएगा बोको हराम। अगला जो एरिया है नंबर 4, दैट इज इथोपिया। क्या इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है? आंसर इज यस। अभी देखा आपने पीछे जब सोमालिया के बारे में पढ़ा, इथोपिया को देखोगे यहाँ पे आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। तो इथोपिया में याद रखना एक रीजन, दैट इज तिग्रे। तिग्रे रीजन वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे भी जो आपके रीजनल फोर्सेस हैं और इथोपिया की गवर्नमेंट है, उनके बीच में क्लैशेस इमर्ज हुए थे। आज के नहीं है वैसे तो, 2020 से चले हुए हैं, पर वो चलते जाते हैं, बार बार लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो तिग्रे इज इन इथोपिया, याद रह जाएगा इथोपिया। नंबर 5 लोकेशन M23 यानी कि मार्च 23 रिबेलियन ग्रुप्स। ये आपको कहां पे मिलेगा? DRC वर्सेस यहां पे, दिस वन। युगांडा था कि रवांडा था? रवांडा था। सुनो ये हमेशा ऐसे याद रखना, ब्रू कॉफी, तो B फॉर बुरुंडी, R फॉर रवांडा, U फॉर युगांडा। तो बीच वाली जो
कंट्री है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा डीआरसी का। डीआरसी की 2 सिटीज हैं यहाँ पे, एक का नाम है गोमा और दूसरी क्या आएगी, बुकावू। बुकावू यहाँ पे हुआ क्या था, तुत्सी वर्सेस हुतुस की ये फाइट है। जो हुतुस थे वो लीड कर जाते हैं एक टाइम पे, उन्होंने प्रॉमिस करा तुत्सी को, ट्राइबल ग्रुप्स है एक तरह से, ऐसे सोच लो। जो कौन से बता रही हूँ सुन लो पहले। अब मेन जो फाइट है ये रवांडा वर्सेस टीआरसी है, मेन फाइट बहुत बार करी है M23, बार बार न्यूज में आया था। अभी सेम चीज मुझसे मत रिपीट करवाना, सुन लो एक ही बारी में। अब ये जो रवांडा और दूसरी तरफ डीआरसी थे, डीआरसी में हुआ चेंज, मतलब कम्युनिटीज जो होती हैं उनको बोला कि आपको राइट्स दे दिए जाएंगे। तुत्सी वालों के फुलफिल नहीं हुए, हुतू वाले मजे ले रहे हैं आज के टाइम पे, और वहीं से रिबेलियन ग्रुप बना, दैट इज M23 रिबेलियन ग्रुप। एम से मार्च आता है, आई थिंक 2011 के अंदर ये फॉर्मेशन हुई थी, मार्च 23 उस दिन डेट थी, तो पड़ गया नाम M23। अब डीआरसी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए पैसा जो देता है वो इसको रवांडा देता है। युगांडा और ब्रुरुंडी यहाँ पे भी कभी कभी ये क्लैशेस कर लेते हैं, पर मेन जो फाइट है वो रवांडा वर्सेस टीआरसी की है। वो गोमा सिटी में हुआ था, इसको कैप्चर कर लिया था ना। सुनो जो कॉन्फ्लिक्ट है, अब देखो आपने ना डिटेल में नहीं करा है और ये मैं रिवाइज करवा रही हूँ सिर्फ। तुत्सी वर्सेस हुतू याद रखना, हुतू प्रिवेल हो गए, तुत्सी सप्रेस करवा दिए, ये डीआरसी में रह रहे हैं। गोमा और बुकावू को क्यों इन्होंने कैप्चर करा था, माइंस बड़ी सारी हैं, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अबंडेंट है, और बैकिंग पैसे की आपको रवांडा से मिलेगी टुवर्ड डीआरसी। तो डीआरसी में जो ये ग्रुप्स रह रहे हैं आज के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट इज M23 डन। कितना नंबर हुआ था पीछे, 5 था, ठीक है। छठा आएगा आपका बुर्किना फासो। हाँ, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो को भी जब आप मैप पे देखोगे, अगेन अफ्रीकन यूनियन, यहाँ पे जैसे आपको नाइजीरिया की साइड में दिखेगा बुर्किना फासो, तो बुर्किना फासो लैंडलॉक है ना, ये बिल्कुल लैंडलॉक देखा था आपने। यहाँ पे जो ग्रुप आपने याद रखने हैं दैट इज अल कायदा। अल कायदा और मतलब इस्लामिक स्टेट के साथ कहीं ना कहीं लिंक है, अलकायदा याद रख लेना एटलीस्ट। अलकायदा अगेन इंस्टेबिलिटी कॉज है, माली इसकी साइड में लोकेटेड है, तो उनके साथ भी क्लैशेस होते रहते हैं। तो बुर्किना फासो, अलकायदा इज इंपॉर्टेंट की वर्ड हियर। और वैसे कोई रिवर तो नहीं जाती यहाँ पे बुर्किना फासो से, मेजर रिवर, पर एक वोल्टा बेसिन बनता है, वोल्टा रिवर अगेन लेक भी है, तो जो वोल्टा का बेसिन बनता है तो उसी से ही अपनी रिक्वायरमेंट वगैरह फुलफिल कर लेते हैं जो वाटर रिलेटेड रहती है, तो बीचों बीच से जाती है, तो इस वजह से ब्लैक वोल्टा, व्हाइट वोल्टा, दोनों रिवर्स एक वोल्टा रिवर बेसिन से ओरिजिन करती है, लेक भी आ गई, लेक वोल्टा। उसके बाद बुर्किना फासो डन। 7 चलते हैं, दैट इज अफार ट्राइंगल। अफार ट्राइंगल, अब नाम से पता लग रहा है इसमें टोटल कितनी स्टेट्स आएंगी, 3, तो ट्राइंगल बना लीजिए इस तरह से, और तीनों स्टेट्स जो पार्ट भी है सीड के, बस सीड का ईड रख लो, एस को हटा दो, ईड जो बची वो सारी कंट्रीज इसमें आएंगी। तो दी से याद रख लेना, DEE, पहले दीदी बोलते थे फिर दी बन गया है ना, तो इस तरह से चेंजेस आए हैं, बहन के भी पता है ना ये दी वाला कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया लोकेशन इसका, अगेन इथोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती, वहां पे ये अफार ट्राइंगल आपको मिलेगा। और अफार डिप्रेशन भी यहाँ पे है, वो जो बोलते हैं ना ये लाइन बन चुकी है, बाद में अफ्रीका की एक प्लेट आएगी, इंडियन प्लेट के साथ टकराएगी, फिर इंडिया का तिब्बत जैसा हाल होगा, डेजर्ट कंडीशन मिलेगी, वो बारिशें नहीं आएंगी, मानसून नहीं आएंगे, दैट इज अफार रिफ्ट। अफार रिफ्ट, ठीक है जी। और वाटर बॉडी आपको पता है साइड में अगेन वही है, रेड सी एंड ऑल, तो ये आगे इसके मेजर डिस्प्यूट्स। इसके बाद जो आपने एक और कॉन्फ्लिक्ट देखा था वो था प्री विहार टेम्पल को लेके, अगेन इंपॉर्टेंट। हाँ, नंबर 8 थाईलैंड और कंबोडिया का कॉन्फ्लिक्ट। कंबोडिया, अगर इनको मैप के ऊपर देखोगे, ऊपर की तरफ थाईलैंड था और नीचे की तरफ कंबोडिया था, दोनों के बीच में एक माउंटेन रेंज भी आपको मिलेगी जिनका नाम है डैंग्रेक रेंजेस, ठीक है। इसी माउंटेन रेंज में एक टेंपल लोकेटेड है बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर जिसका नाम है प्री विहार टेंपल। स्पेलिंग मैं लिखती जा रही हूं, बस आप नोट कर लेना इनको, प्री विहार टेंपल। अब देखो कॉन्फ्लिक्टेड जो जोन थी, वैसे तो ये टेंपल यूनेस्को में किसने एंटर करवाया है, कंबोडिया, तो यूनेस्को हेरिटेज में भी है। पर एक चीज जो याद रखने वाली है कि इसके आसपास का एरिया भी डिस्प्यूटेड है, उसमें 2 इंपॉर्टेंट एरियाज और आते हैं। जैसे एक टेंपल तो आपने देख लिया, कौन सा, प्री विहार टेंपल, एक और आता है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड ता माउंट थॉम टेंपल। ता माउंट थॉन टेंपल, जैसे प्री विहार आ गया, उसके बिल्कुल आप जब कौन सी साइड आई, राइट साइड में आओगे, यहाँ पे लोकेटेड है ता, रुको रुको स्पेलिंग गलत होगी, सॉरी, ता माउ थॉम टेंपल, ता माउ थॉम टेंपल,
ये टेम्पल भी यहाँ पे लोकेटेड है। बस इसके लेफ्ट में आ जाओ अब टेम्पल के। प्रीविहार तो आपको याद ही है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था। राइट में एक और टेम्पल आ गया, तामाओ थॉम टेम्पल। और इसे जब आप लेफ्ट में जाओगे तो यहाँ पे एक और छोटा सा प्लेटू है जिसका नाम है चोंगबोक। चोंगबोक। तो वो जो लिखते थे ना स्टोरी, जब मैं आपको बता रही थी कि आसपास का एरिया भी कॉन्फ्लिक्टेड है, उस आसपास के एरिया में ये टेम्पल और ये वाला प्लेट्यू लोकेटेड है। तो इनको याद रख लेना, ये थाईलैंड और कंबोडिया के साथ है। स्टोरी मैंने आपको सुना दी है, उसको मैं दोबारा से नहीं याद सुना रही। याद है ना स्टोरी सभी को? वही फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी बाद में। हाँ, खमेर एम्पायर था, किंग सूर्यवर्मन 1, किंग सूर्यवर्मन 2, उन पर में जा रही है, लोकेशन पे बात कर रही हूँ। अच्छा, एक कितना नंबर आया यहाँ पे? 8 हो गया, 9वां है अब। चलो जी, 9th पे आपको एक कंट्री लिख रही हूं मैं, सायरा लियोना। हाँ जी, क्या हुआ था इधर? और कैपिटल तो आ गई डकार। चलो, और ओ भी हो गया, ठीक है, वो पहले हुए थे। सुनो मेरी बात, यहाँ पे लोकेटेड है ना ये न्यानगई रीजन। न्यानगई याद आ गया? न्यानगई वाटर के अंदर सबमर्ज करता जा रहा है, और इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, टर्टल आइलैंड। आ सकता है पेपर में, एक मेंस के पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि यूपीएससी ने अगेन पूछा था कि वाटर सी लेवल जो है आजकल वो इंक्रीज कर रहा है, कौन कौन से एरिया ज्यादा अफेक्टेड रहेंगे। तो उसमें न्यानगई भी एक एक्सपेक्टेड जो पॉइंट था वो अज्यूम करा गया था कि ये लिखा जाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये न्यानगई आ गया, तो इसको भी याद रखिएगा। ओहो, डकार बोला आपने, डकार थोड़ी है इसकी, डकार तो सेनेगल की है। हाँ, डकार तो सेनेगल की कैपिटल है। इसकी जो आएगी दैट इज फ्री टाउन। फ्री टाउन इज कैपिटल ऑफ सायरा लियोने। ठीक है जी, इसको याद रख लेना। तूती आइलैंड याद हो गया, कहां पे बना ये? जो ब्लू नाइल आई और व्हाइट नाइल आई, उन दोनों ने मिला आपस में, कहां पे मिले थे वो? खार्तूम पॉइंट पे। और वहां पे सिल्ट की डिपोजिशन की वजह से एक आइलैंड बन गया जिसका नाम रखा तूती आइलैंड, उसको याद कर लेना। क्रीसेंट शेप का आइलैंड बनता है वो, जहां पे वो पॉइंट नोट करा है साथ ही लिख लो, दैट इज क्रीसेंट शेप। सूडान के अंडर लिखा था, आई थिंक पहला ही था। हाँ, यहाँ पे टूटी आइलैंड लिखा है ना, यहाँ पे क्रीसेंट शेप लिख लो साथ में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं टुवर्ड। अच्छा, यहाँ पे तूती पीपल भी हैं, तो नाम वहीं से डिराइव हो गया, कम्युनिटी आ गई तूती पीपल। तूती पीपल, और उनके भी पहले जो एंसेस्टर हुआ करते थे वो महास से बिलोंग करते थे, MAHAS, मतलब उनकी रूट्स हैं उनके अंदर। जैसे कोई शर्मा था, कोई ठाकुर था, बाद में एक हाइब्रिड भी आ जाता है। जैसे कई ऐसे सरनेम होते हैं ना जो 2-3 लिनीजेस के अंदर आप देख लेते हो, बस वैसा ही ऐसे महास उनकी रूट्स हैं। उसके बाद आपने सबसे इंपॉर्टेंट, कितना नंबर आया? आए 9, 10, 10 है, 10। ठीक है, नंबरिंग ठीक से करते चलो। 10वें नंबर पे आपका आएगा दैट इज गाजा। गाजा सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आपने पढ़ा। अब मैप अगर देखोगे, ये आ जाएगा इजराइल वाला पार्ट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा गाजा। गाजा ये आ गया इजराइल। वैसे ये पैलेस्तीन ही हुआ करता था, पर इजराइल वालों ने ब्रूटल तरीके से पूरा एरिया कॉन्कर कर लिया था। और यहाँ पे भी आप देखते हो वेस्टर्न वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये गाजा में जब आप जाओगे, अब मैंने सिर्फ गाजा वाले को पिक कर रही हूँ, इसका स्क्वायर उठा रही हूँ यहाँ पे। तो पहले तो इंपॉर्टेंट से कॉरिडोर आपने याद रखने हैं। जैसे एक आएगा राफा कॉरिडोर, सॉरी राफा क्रॉसिंग। क्रॉसिंग छोटी होती है, कॉरिडोर बड़ा होता है। ठीक है, कॉरिडोर कैन बी मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। सेम कॉरिडोर की लेंथ ज्यादा है, कैन बी मैन मेड, कैन बी नेचुरल, बस लेंथ का फर्क पड़ता है। ये आ गया राफा क्रॉसिंग। और यहाँ पे ट्राई जंक्शन पे, ट्राई जंक्शन से मतलब है ये गाजा आ गया, इधर इजराइल है, नीचे सिनाई पेनिनसुला। ये क्योंकि इजिप्ट के साथ कनेक्टेड है ना, तो इजिप्ट का ही पार्ट है सिनाई पेनिनसुला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैरम शेलोम। ये भी क्या है? तो क्रॉसिंग है, मतलब जहां से लोग आते जाते हैं, कैरम शेलोम। इवन येमेन ने एक टाइम पे इजराइल पर एक मिसाइल छोड़ी और वो बजी जाके एक कॉरिडोर के ऊपर, जिसका नाम है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर। तो ये भी अगेन दो लोकेशंस के बीच में आ जाएगा। ऊपर की तरफ गाजा है, नीचे की तरफ इजिप्ट वाला पार्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फर्टाइल एरिया आता है जो गाजा को लगभग दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड मोरेग एक्सिस। दो पार्ट्स नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि वो नेटजेरिम आता है, मतलब नीचे की तरफ है, साउथ पार्ट ऑफ गाजा पे लोकेटेड है, मोरेग एक्सिस इसको बोलते हैं। यहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने मिलिट्री जो ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय करवाया था, पर गाजा ने डिनाई करा था कि नहीं भाई इतना मत करो। ठीक है, एंड ऊपर जाओगे थोड़ा सा तो यहाँ पे ये इक्वल पार्ट्स में लगभग गाजा को डिवाइड कर देता है, दैट इज कॉल्ड नेटजेरिम कॉरिडोर। अब नेटजेरिम कॉरिडोर इस तरफ मेडिटेरेनियन सी आएगा, गाजा आ गया, इजराइल, 3 एरियाज को कनेक्ट करके रखेगा। और जब गाजा के नॉर्थ पॉइंट पे आप पहुंचोगे तो यहाँ पे एक और क्रॉसिंग था, जोर से बोलो, एक और क्रॉसिंग था, कौन सा था? कहां जैसे पहुंची थी मैं? हाँ जी, कौन सा था? एक और था, एरिस क्रॉसिंग।
नहीं मेरे पास नहीं लिखा है, मुझे याद है, ये तो कोई और था टॉपिक, ये याद आ गया यहाँ से इसलिए करवा दिया। एरिस क्रॉसिंग, तो ये गाजा के साथ लिंक थे, इनको आपने याद रखना है। इसी के साथ गाजा को याद होगा आपको एक इंटीग्रेटेड, ये था, ये बताना था मुझे, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन में फेज 5 के अंदर एंटर करा था, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की डेथ हो रही थी, बड़ों की डेथ हो रही थी, फूड की शॉर्टेज इतनी ज्यादा थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी इन शॉर्ट, और जो भी उनके लिए फूड लेके आ रहा था उनके ऊपर अटैक्स हो जा रहे थे। तो आपने एक चीज याद रख लेनी है, दैट इज आईपीसी का फेज 5, इंडियन पिनल कोड नहीं है ये, यहाँ पे फूड की बात करी तो वो वाला था ये, आईपीसी फेज 5, आईपीसी फेज 5। तो गाजा के लिंक में आपने ये वाला भी याद रखना है। इसके बाद एक और जो आपने लोकेशन याद रखनी है, दैट इज सैंडी के रीफ, सैंडी के रीफ, सैंडी के रीफ। अब चलो साउथ चाइना सी वाली साइड चलते हैं। तो मैंने बोला साउथ चाइना सी, एक कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्री का नाम बताओ, एक तो चाइना आ जाएगा, दूसरा फिलीपींस आ जाएगा, चाइना फिलीपींस। कई बार इस ड्यूअल स्ट्रक्चर में वियतनाम भी फंस जाता है, पर मेनली ये डिस्प्यूटेड एरिया है, किनकी, बे आ गया ना, तो बे वाटर बॉडी की बात हो रही है, ऐसी वाटर बॉडी जो तीनों साइड से लैंड के साथ कवर्ड है, तो दैट इज सैंडी के रीफ। यहाँ पे रीफ बन जाती है, कोरल्स वगैरह हैं, उनसे एक रीफ की फॉर्मेशन हो जाती है। बे आ जाए, रीफ आ जाए, एक ही जगह की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी लोकेशंस याद रखना, जब आप मैप पे देखोगे, इस तरफ को आपको फिलीपींस मिलेगा, दिस वन, इस तरफ जैसे आपको वियतनाम मिल जाएगा, और ऊपर की तरफ कौन आ जाएगा, चाइना। वाटर बॉडी कौन सी आ जाएगी, साउथ चाइना सी, ये तो नोट ही कर लो। अब 3 लोकेशंस बताऊंगी, उनको लाइन में ही याद कर लेना। सबसे पहले तो इस लोकेशन पे एक आइलैंड लोकेटेड है और इसका नाम है थिथु आइलैंड, थिथु आइलैंड। तूती आइलैंड कहां पे बना था, वो सूडान में था, ठीक है, थिथु है, थिथु, थिथु। अब इसके नीचे आओगे तो एक आपको मिलेगा यहां जैसे, दैट इज स्पार्टली आइलैंड, स्पार्टली भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहता है, स्पार्टली आइलैंड, तो ये भी इसके नीचे आएगा, मतलब मैं नॉर्थ टू साउथ की तरफ जा रही हूँ, इस पोजीशन पे आ गया स्पार्टली। बस इसके नीचे आपको कौन सा मिलेगा, रीफ, दैट इज सैंडी के, या फिर बे अगर पूछ ली जाए तो सैंडी के बे। रीफ आ गया तो कोरल्स की बात हो रही है, और बे बोल रहे हैं तो वाटर बॉडी की बात हो रही है, बस इतना से याद रख लेना। तो ये आ जाएगा सैंडी के बे। और इवन इसके भी ऊपर जाओगे ना थोड़ा सा, तो थोड़ी सी ऊपर आपको एक और आइलैंड मिलेगा यहां जैसे, दैट इज पार्सल आइलैंड। जो पार्सल आइलैंड है ये भी डिस्प्यूटेड है इन्हीं 2 एरियाज के बीच में, कई बार वियतनाम भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो पार्सल आइलैंड नॉर्थ टू साउथ मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे पार्सल आइलैंड्स आ गए, ये वाला पार्ट इज थिथु आइलैंड, ये आ गया स्पार्टली आइलैंड, और ये आ जाएगा सैंडी के बे। डन। तो ये आ गया आपका साउथ चाइना सी के अंदर, सीधा आ सकता है सैंडी के बे, वॉज इन न्यूज, कौन सी 2 कंट्रीज आएंगी, या वाटर बॉडी अगर पूछ ली तो कौन सी आ जाएगी, साउथ चाइना सी। नंबर बताना, ठीक है। चलो जी, नंबर 12। अब रशिया और यूक्रेन कब से लड़े जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जो यूक्रेन ने एनेक्स कर रखे हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जो रशिया ने एनेक्स करे हैं। तो सबसे पहले तो रशिया ने जो एरियाज कैप्चर कर रखे हैं, या थोड़े बहुत कैप्चर कर रखे हैं, या मेजोरिटी ऑफ द एरिया कैप्चर कर रखा है, उनके बारे में अब बता रही हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं ओडिशा कहां पे है, इंडिया मैंने बोला ओडिशा, हम तो ओडिशा बोलते हैं ना, ODESSA ये स्पेलिंग है उसकी, वो यूक्रेन में लोकेटेड है, ठीक है। तो ओडिशा, ठीक है जी, चलो हो गया। अब तो क्या बोलते हैं वो आजकल, थप्पा। ऐसे एरियाज जो यूक्रेन के हैं और अभी किसके कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल ऑफ रशिया। ऑब्वियस ही बात है, रशिया और यूक्रेन का जब आप बॉर्डर देखोगे तो ये रशिया का पार्ट आ गया, ये यूक्रेन का पार्ट आ गया, तो ज्यादातर पार्ट्स कहां पे लोकेटेड होंगे, ईस्टर्न वाली साइड ऑफ यूक्रेन, जहां पे बॉर्डर है, जहां पे वो ट्रांजिशन क्रिएट करना चाहते हैं। नोट कर लो। सबसे पहले तो 2014 का आप सभी को याद है, क्रीमिया से एक्सेस मिलती है रशिया को, कौन सी वाटर बॉडी के अंदर, ब्लैक सी, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक सी। अब जब ब्लैक सी की बात ही कर दी है, तो जब मैंने आपको बताया था कि ब्रू एट रशिया गेट, याद है वो थोड़ा सा, कि बॉर्डरिंग कंट्रीज जब भी ब्लैक सी की पूछी जाएंगी तो उसमें आया था, एट से मैंने बोला था एक सी याद रखना, सी ऑफ एजोब, सी ऑफ एजोब। तो याद रखना, सी ऑफ एजोब को जो स्ट्रेट कनेक्ट करती है विद ब्लैक सी, उसका क्या नाम था, कर्च स्ट्रेट। तो ये भी था लाइमलाइट में, यहीं पे याद कर लो इसको भी, कर्च स्ट्रेट। ऐसी नैरो वाटर बॉडी जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, दैट इज सी ऑफ अजोब, और दूसरा आ जाएगा ब्लैक सी। सी ऑफ अजोब कौन सी 2 कंट्री के बीच में है, या कौन सी 2 कंट्रीज उसको सेपरेट करता है, तो यूक्रेन और रशिया, उन दोनों के बीच में लोकेटेड है। तो अगर सेपरेशन पूछी जाए लैंड एरियाज की, तो एक तरफ यूक्रेन है और दूसरी तरफ रशिया है। ऑल्दो लैंड बॉर्डर तो लगा हुआ है यूक्रेन और रशिया का, पर जहां पे ये बनता है सी, वहां पे एक तरफ यूक्रेन है, दूसरी तरफ रशिया आ जाएगा।
ये वाली रह जाएंगी याद। तो क्रीमिया तो इजी, आई थिंक इतनी बार बोल दिए हैं कि क्रीमिया अपने पड़ोसी लगने लगे हैं। उसके बाद जो आप पढ़ोगे दैट इज साइट्स जो रशिया के कंट्रोल में है आज के टाइम पे फ्रॉम यूक्रेन, इस डायरेक्शन में मैं लिखूंगी, यानी कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और इस तरफ और देखोगे तो कौन सी आएगी, ईस्ट टू वेस्ट, अपने आप बना लेना। ये सबसे पहले ऊपर आएगा लुहांस्क, लुहांस्क। उसके बाद नीचे आओगे थोड़ा तरफ और चलती जाऊंगी मैं टुवर्ड कौन सी डायरेक्शन, वेस्टर्न डायरेक्शन में। ये ऐसे रहेगा क्योंकि बॉर्डर ऐसे ही बना हुआ है इनका। ऊपर आ गया लुहांस्क। नंबर 2 आ जाएगा दैट इज दोनेस्क। ये तो जब लड़ाई शुरू हुई थी तभी रशिया ने उड़ा लिए थे कि हमारे बीच में कोई बाउंड्री नहीं बची है, तो बाउंड्री चाहिए हमको, तो ये वाले एरिया सबसे पहले उड़ाए थे। नंबर 3 पे आ जाएगा आपको ज़ैप्रोज़े, हाँ ज़ैप्रोज, ज़ैप्रोज, ज़ैप्रोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात नहीं करी, लोकेशन की बात करी। ज़ैपोरिज, ज़ैपोरिज। एंड नंबर 4 पे आ जाएगा खैरसन, खैरसन। और यहीं पे लोकेटेड है जो अभी आप देख के आए, क्रीमिया। और फिर क्रीमिया से एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है टुवर्ड ब्लैक सी। और इस तरफ देखोगे तो वो आ गया सी ऑफ एज़ोव, जिसकी अभी कर्ट स्ट्रेट भी आपने देख ली, तो सी ऑफ एज़ोव बिल्कुल ऐसे है। ये सी ऑफ एज़ोव को अगर देखोगे तो टेरिटरीज इस तरह से यूक्रेन की आएगी, इस तरह से रशिया की आएगी, तो यहाँ पे वो स्ट्रेट बन जाएगा दैट इज कर्च स्ट्रेट, इसको भी याद रखिएगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं, दैट इज रशिया ने जहां जहां पे मिसाइल्स भी दागी थी कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर, तो उसी मैप पे आ जाओ दोबारा से। ये वाले लोकेशन याद, 2 जगह थी, एक तो आ गई खार्किव, उसके अलावा एक और पढ़ा था आपने एक दिन, मिसाइल बताना मुझे, जो बेलारूस में भी रशिया ने डिप्लॉय करी थी और बाद में यूक्रेन के ऊपर अटैक करा, ऑर्शनिक मिसाइल। बैलिस्टिक थी ना, पक्की बात, बैलिस्टिक की थी, वही बैलिस्टिक की थी, ठीक है। ऑर्शनिक, ऑर्शनिक मिसाइल पड़ी थी आपने रिसेंट, इसको भी याद रखना, ये रशिया की है। बेलारूस के अभी इमेजेस भी हाईलाइट करे थे उन्होंने, वीडियोस वगैरह आई थी कि बेलारूस में और ऑर्शनिक मिसाइल को ये डिप्लॉय कर रहे हैं, तो ऑर्शनिक मिसाइल थी वो। अच्छा, ये खार्किव भी यहीं पे लोकेटेड है, कैपिटल तो काइव है, वो आपको पता ही है, काइव। और ओडिशा सिटी मैंने आपको बता दी, खैरसन के बिल्कुल पैरेलल मिलेगी वेस्टर्न साइड को ओडिशा। एंड सुमी, ये लोकेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, सुमी, ये भी कहां पे है, यहाँ पे भी मिसाइल अटैक करा गया था रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर, रह जाएगा याद। और जब ये अटैक करे थे रशिया ने इन 2 लोकेशन पे, ये 2 वो साइट्स हैं अफेक्टेड बाय मिसाइल अटैक, ये स्पेसिफिक याद रख लेना, अफेक्टेड बाय मिसाइल अटैक। ये और ये वाला जो एरिया था ऑर्शनिक मिसाइल, क्योंकि कैपिटल आ गई ना, इंपॉर्टेंट सिटी है अगेन, ठीक है जी। और नेक्स्ट आएगा, रशिया ने एक और सिटी ऑफ पोक्रोवेस्क भी कैप्चर करा था, यहां पे लिख लो कहीं पे, ये भी बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे ही लोकेटेड है, दैट इज पोक्रोवेस्क। बस इसमें से क्या याद होना चाहिए आपसे, नॉर्थ टू साउथ, अगर टफ बनाना होगा एग्जामिनर को क्वेश्चन तो वैसे पूछ लेगा, अदरवाइज सीधा सवाल आता है कि ये लोकेशन न्यूज में थी, कहां पे लोकेटेड है, तो इतना सा, ठीक है। तो पोक्रोवेस्क ये कहां पे आ जाएगा, यूक्रेन में अगेन, दोनेत्स्क के बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे है, मतलब दोनेत्स्क के यूक्रेन का ईस्टर्न, हाँ यहां पे मिलेगा आपको, ये दोनेत्स्क के ही, मतलब ये छोटी सी सिटी है इसके ईस्टर्न साइड पे। अच्छा, एक ऑपरेशन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, नंबरिंग बताना जल्दी से, 13, ठीक है जी। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, स्पाइडर वेब, ये ऑपरेशन कंडक्ट करा था यूक्रेन ने, किसके अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट। क्या चीज उड़ाने के लिए, तो रशिया के मिलिट्री बेसिस। वो एक ड्रोन याद होगा, बताना जरा, फर्स्ट व्यू पर्सन ड्रोन यहाँ पे यूज करेंगे थे, आया आरुष, याद आया ये, आपने पूछा था ये ड्रोन, इसकी क्या खास बात थी ऐसी, जहां पे रियल टाइम आपको हाइलाइट्स दिखाता रहेगा ड्रोन, मतलब ड्रोन की भी आंखें लगी हैं और आप देख पाओगे कि क्या क्या कर रहा है एक्टिविटी, हर एक्टिविटी आप रियल टाइम पे देख पाती हो ड्रोन की। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन होते हैं उनका भी यूज करा गया था, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। एक ड्रोन पे सवाल आता ही आता है, जैसे ड्रैगन ड्रोन्स पे पूछा था, यूएवीज के ऊपर पूछ लिया था, तो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स किसने यूज करे थे, ये यूक्रेन ने यूज करे थे अगेंस्ट रशिया। कौन सा ऑपरेशन था, स्पाइडर वेब। अब यहाँ पे कौन कौन से एयर बेसिस को अटैक करा गया, हाँ देखो मिलिट्री बेसिस में भी कौन से आएंगे, स्पेशली एयर बेसिस। तो एयर बेसिस याद रखना, नंबर 1 पे आ जाएगा दैट इज बेलाया एयरबेस, बेलाया एयरबेस जो साइबेरिया वाला पार्ट है वहां पे लोकेटेड है, बेलाया एयरबेस। नंबर 2 आ जाएगा दैट इज ओलिनेया एयरबेस, ओलिनेया एयरबेस। देन आएगा द्यागी लिवो, द्यागी लिवो, द्यागी लिवो एयरबेस। इसके बाद आ जाएगा इवानोवा, इवानोवा, नोवो, सॉरी नोवो,
एयरबेस, ये भी रशिया में आपको वेस्टर्न पार्ट्स पे मिलेगा। एंड अमूर रीजन, मतलब मेजोरिटी जो एयरबेसिस हैं वेस्टर्न वाली साइड पे ही मिलेंगे, क्योंकि यूक्रेन की टेरिटरी वहीं पे तो जुड़ रही है रशिया के वेस्टर्न पार्ट पे। तो लास्ट आ जाएगा अमूर रीजन, यहाँ पे भी एयरबेस है। ये फार ईस्ट रशिया, ये वाला पॉइंट याद रख लेना, ये फार ईस्ट पॉइंट पे है, मतलब दूसरे एंड पे जाके अटैक करा था जो एयरबेस। बाकी सारे आप देखोगे कहीं ना कहीं वेस्टर्न या फिर नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है। बेलाया भी याद रख लेना, बेलाया साउथ ईस्ट में था, रशिया को मैप पे देख लेना, एंड साउथ ईस्ट पे लोकेटेड है। हाँ, ये फार ईस्ट ऑफ रशिया, फार ईस्ट मतलब दूसरा वाला एंड। कौन, यही तो खास बात होती है ड्रोन्स की, कि आपको दिखाई भी नहीं देंगे, आपका बड़ा सा मिलिट्री एयरबेस अटैक कर देंगे। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने यही चीज बोली थी कि आज के जो मॉडर्न वॉरफेयर हैं वो चेंज हो चुके हैं। एक बड़ी सी एयर वेपन सिस्टम की मशीन को एक छोटा सा वेपन सिस्टम तोड़ सकता है। हाँ, मतलब वही चीज है, यही मैसेज ही था। मॉस्को पे तो डायरेक्ट अटैक नहीं होगा, फिर तो पता नहीं कौन सी वॉर छिड़ जाएगी, पर हाँ ये वाले एयर बेसिस जो थे उन पे अटैक्स करे गए थे। नेक्स्ट इज, जो थक गए हैं कैन टेक अ ब्रेक, पर मैं नहीं लूंगी ब्रेक। चलो नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा कौन से ड्रोन से, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, ठीक है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी, अब देखो जो पेरू कंट्री आती है आपकी, पेरू कहाँ पे मिलेगी आपको, साउथ अमेरिका के अंदर, बस यहाँ पे लोकेटेड है पेरू। अब पेरू में क्या था, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगने वाली थी, क्यों, क्योंकि सॉरी स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी थी, क्यों, यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब होता है जो एक ही पैटर्न पे करे जाते हैं, उनकी जो आपको मोडस ओपेरेंडाई मिलेगी, मोडस ओपेरेंडाई का मतलब होता है डूइंग समथिंग, जो प्रोसेस होती है एक ही तरीके से चल रही है। जैसे आपकी क्लास है पहली हिमाचल की लगी, दूसरी क्लास करंट अफेयर की, तो वो एक हायरार्की में चल रहा है, दैट इज द मोडस ओपेरेंडाई। तो ये बस याद रखना, पेरू में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई थी। इसके अलावा गाजा वाले पॉइंट में ही एक और पॉइंट ऐड कर लो, जैसे पैलेस्टीन है, इंडिया भी सपोर्ट करता है ना 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2 स्टेट्स होनी चाहिए, वैसे ही फ्रांस ने भी ज्वाइन कर लिया। फ्रांस भी अब बोलता है कि पैलेस्टीन एक इंडिविजुअल स्टेट है, मतलब एक इजराइल हो एक पैलेस्टीन हो, दोनों सेपरेट स्टेट्स। तो फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके इनको भी ज्वाइन कर लिया है, जो स्टेटहुड को सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीन के। एंड नेक्स्ट कट स्ट्रेट मैंने आपको बता दी, ये याद रख लेना इसको। इसके बाद बेनिन, बेनिन में बस इतना याद रखना, एक मिलिट्री कू होने ही वाला था। बेनिन, बेनिन कहां पे मिलेगा, नहीं साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री, अफ्रीकन यूनियन इज अ कॉन्टिनेंट, यहाँ पे बेनिन मिलेगा। यहाँ पे एक मिलिट्री कू होने वाला था, एमसी रहने देते हो तुम, मजाक उड़ा दोगे फिर। मिलिट्री कू मतलब जहां पे मिलिट्री आती है हम उखाड़ देंगे सारी की सारी गवर्नमेंट को। लोकेशन याद रख लेना बस, कोटुनो, 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 कोटोनो, यहाँ पे मिलिट्री को फेल हो गया था, मिलिट्री इसको कॉन्क्वेयर नहीं कर पाई थी। 15 के बाद 16 आ जाएगा, आपको याद होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी लड़ गए थे, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉसिंग है, इसको याद रख लेना, दैट इज तोरखम क्रॉसिंग। क्रॉसिंग अगेन वही जहां से लोग आएंगे जाएंगे। और बाकी यहाँ पे कौन से कम्युनिटीज रहती हैं, तो पश्तून, तो पश्तूनिस्तान की भी डिमांड करती हैं, क्योंकि ट्राइब्स बंट गई थी जब ये ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, उस टाइम पे ये सेग्रीगेशन हुई थी। तो एक तरफ अफगानिस्तान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, तो ये क्या आ जाएगा, तोखरम, तोखरम क्रॉसिंग। और लाइन कौन सी आ जाएगी, दोरन लाइन, दोरन लाइन, ठीक है। मोरैग एक्सिस आपने कर ली। गाजा वाला ही ओपन करो दोबारा से। गाजा में ना, जब मैंने आपको बोला कि ये गाजा है, तो गाजा का ना जो वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट बनता है, यहाँ पे एक लाइन भी आती है, दैट इज कॉल्ड येलो लाइन। ये गाजा वाले पॉइंट में ऐड कर लो, गाजा, गाजा पट्टी का ही ईस्टर्न वाला जो साइड है जो सेपरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे इसराइल की बड़ी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है, तो उस लाइन को क्या बोला जाता है, येलो लाइन। येलो लाइन क्यों बोला गया, क्योंकि जो रशिया ने यहाँ पे, सॉरी रशिया कहाँ से आ गया, इसराइल ने जो यहाँ पे फेंसेस लगाई हैं वो येलो कलर से मार्क करी हुई है। वैसे एक ब्लू लाइन भी आती है, ये बस लेबनान के साथ है, ऊपर की तरफ लेबनान और नीचे की तरफ इसराइल, तो इनके बीच में जो लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड ब्लू लाइन, ये याद रख लेना। बाकी ईरान की आपने कुछ साइट्स पढ़ी थी, न्यूक्लियर अटैक साइट्स, ये तो आपने वैसे ही याद रखनी है। सबसे ऊपर था फोर्दो, फोर्दो ईरान का सबसे क्रिटिकल न्यूक्लियर साइट था, फोर्दो। इसके नीचे को आओगे तो कौन सी थी, नतांज, नतांज में यूरेनियम एनरिचमेंट चल रही थी, नतांज। नतांज के भी नीचे आओगे तो कौन सा आ जाएगा, इस्फाहन, इस्फाहन। ये सारी वो साइट्स हैं जहां पे ईरान के ऊपर अटैक करा था यूएस के B-2 बॉम्बर्स ने, ठीक है, ये याद रख लेना। इसके बाद अल-फशर याद है ना, अल-फशर कहां पे देखा, सूडान में, ठीक है। M23 रिबेलियन ग्रुप कहां पे देखा, ठीक है। एक और लोकेशन याद करो, दैट इज ट्रेड, क्या था वो, ट्रेन डे अरागुआ, ट्रेन डे अरागुआ, ये कहां पे था,
वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला कहां पे मिलेगा? साउथ अमेरिकन कंट्रीज देखोगे, वी शेप कंट्री है, दैट इज वेनेजुएला। वही ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह के जो बार बार इल्जाम लगाए जाते हैं, दैट इज द रीजन ओनली। ठीक है जी। ट्रेंड डी, अरगुआ, इनको याद रख लेना, 2014 में इनकी फॉर्मेशन हुई थी। अच्छा, एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी बनता है, वो जो एच से पढ़ते हो ना आप, रेजिस्टेंस, एच से जो 3 रिबेलियन ग्रुप्स पढ़ते हो, वन इज हुदीस, ये कहां पे आ जाएंगे? येमेन। हिजबुल्लाह, ये कहां पे आएंगे? ये लेबनान में आ जाएंगे। और लास्ट इज, लेबनान को इजराइल के साथ, जो अभी इंटरनेशनली तो रिकॉग्नाइज नहीं है, पर यूएन ने सॉल्व करने के लिए लगा दी थी ब्लू लाइन। और लास्ट आ जाएगा हमास, ये आपको गाजा के अंदर मिल जाएगा। ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी इन तीनों को इकट्ठे बोलते हैं, जिनको मतलब ईरान फंडिंग जिनकी सपोर्ट करता है। कितने नंबर हुए? उस पे भी है, उस पे भी है। चलो नेक्स्ट इज पीकेके। एक मिनट रुकना, सर आ गए? सर को बोलना सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आप थोड़ी सी लंबी खींच लेना क्लास, मैं लेट लगा लूंगी। पीकेके, पीकेके कुर्दिस्तान है ना, कुर्दिस्तान। यहाँ पे 4 स्टेट, 4 कंट्रीज आपने याद रख लेनी है, ईरान, इराक, तुर्की और सीरिया, दैट्स इट, सीरिया। तो यहाँ पे कुर्द लोग आपको मिलेंगे, कम्युनिटी आ गई जो चाहती है कि हमारा एक अलग से सेपरेट स्टेट हो। ठीक है, तो पीकेके मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुर्दी। म्यूजिक बड़ा तगड़ा होता है इनका, बहुत पहले से है ये, पुराना ही। अभी लाइमलाइट में आया था जब सीरिया वाला इशू हुआ था, डमास्कस। हाँ, उसी टाइम का ये। तो पीकेके इनकी भी डिमांड्स इमर्ज करी थी कि हम एथनिसिटी के बेसिस पे बने, कल्चर के बेसिस पे बने। स्टोरी नहीं मैं अभी डिस्कस करूंगी क्योंकि ये हो चुके हैं, तो अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ लोकेशंस, स्टोरी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो कुर्द्स लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको याद रखना। देन देयर इज नगोर्नो काराबाग। तो अब ये तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो चुका। अदरवाइज किन के बीच में मिलेगा? एक तरफ आएगा अजरबैजान और दूसरा आ जाएगा अर्मेनिया। कौन सी माउंटेन रेंजेस थी? साउथ काउकस माउंटेन रेंजेस, ये वाला। और यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्टेड जोन था। जो इस कॉन्फ्लिक्ट से अर्मेनिया को कनेक्टिविटी कॉरिडोर प्रोवाइड किया करता था, उसका नाम था लाचिन कॉरिडोर। और जो यहाँ पे नक्शेवियन वाली टेरिटरी है, जो वैसे तो अजरबैजान की है, नक्शेवियन है तो ये अजरबैजान की, पर पर कहाँ पे लोकेटेड है? अर्मेनिया वाली साइड पे। तो यहाँ पे भी एक रूट बनाया गया है जिसे ट्रम्प रूट या ट्रिप भी बोला जाता है, या फिर ज़ेंगज़ीवर कॉरिडोर बोला जाता है। ज़ेंगज़ीवर कॉरिडोर, ज़ेंगज़ीवर कॉरिडोर, डू रिमेंबर दिस। अभी ये दोनों ने सॉल्व कर लिया है। एक और चीज, आपने पीछे हुदीज लिखा, इनका एक और नाम है ऑफिशियल नेम, दैट इज अंसार अल्लाह, यानी कि सपोर्टर ऑफ गॉड्स, सपोर्टर्स ऑफ गॉड, अंसार अल्लाह, हुदीस, जो यमन में आपने देखे। एंड डोकलाम याद है, कहां पे देखा था? डोकलाम। जब आप मैप पे देखोगे तो मैप पे आ जाओ, यहाँ पे सिक्किम वाला पार्ट, यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, इधर भूटान आ जाएगा, यहीं पे डोकलाम रीजन जुड़ा हुआ है, डोकलाम रीजन। कॉन्फ्लिक्ट है विद चाइना, दैट्स ऑल। ये आपने लर्न कर लेने हैं। ट्रम्प रूट मैंने आपको बता दिया, लगभग सारे ही हो गया आपके। जमजम कैंप कहां पे था? दारफुर रीजन, जमजम। दियाऊ आइलैंड्स, सेनकाकू याद रख लेना, सेनकाकू। सेनकाकू जापान बोलता है और दियाऊ आइलैंड इनको चाइना बोलता है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज आ गई, जापान और चाइना, बस। साउथ चाइना सी के अंदर है ये। बॉन्डी बीच कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया। वहां पे अटैक करा गया था, एंटीसिमेटिक अटैक, जूइश पीपल के अगेंस्ट हुआ था। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ग्रीस क्राइसिस भी हुए थे, एक लोकेशन याद रख लेना यहीं से, थेसलोनिकी। वो रेलवे लिंक टूट गया था, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, तो प्रोटेस्टर इमर्ज करते हैं। ग्रीस में हुआ था ये, ग्रीस में है ये लोकेटेड, ग्रीस। सो दैट्स ऑल। ये आपके हो गए जो लगभग 1 साल के अंदर सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बन रखी थी।